पैसे की दुनिया अक्सर नंबरों और चार्ट्स की लगती है ना, लेकिन क्या हो अगर असल खेल दिमाग का हो। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मिले कुछ विचारों पर बात कर रहे हैं। ये स्रोत यही बताते हैं कि पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना ये गणित से ज्यादा कहीं ज्यादा मनोविज्ञान का मामला है। हाँ, ये बात वाकई सोचने वाली है। मतलब अक्सर हम क्या सोचते हैं कि भाई ज़्यादा जानकारी होगी, आईक्यू अच्छा होगा तो बस सफल हो जाएंगे। लेकिन हाउसहोल्ड का तर्क है, और ये पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, कि आपकी डिग्रियां या आप कितने स्मार्ट हैं वो शायद उतना मायने नहीं रखता जितना आपकी भावनाएं रखती हैं। मतलब खासकर जब दबाव हो, लालच हो या पता ना हो कि आगे क्या होगा, तब आप कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे कोई सोचता है, ये ज्यादा जरूरी है कि वो कितना जानता है। अच्छा, मतलब दो लोग जिनके पास सेम जानकारी हो वो बिल्कुल अलग नतीजे पा सकते हैं सिर्फ अपनी सोच की वजह से। ये तो हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू आपने बताया था, लालच बनाम संतोष का। किताब कहती है कि ये जानना कि कब रुकना है शायद और पैसा बनाने से भी ज्यादा मुश्किल और जरूरी कला है। बिल्कुल। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनफ यानी पर्याप्त की कोई तय सीमा नहीं होती ना। ये एक गोल पोस्ट जैसा है जो हमेशा खिसकता रहता है। हॉजल इशारा करते हैं कि कई बार बहुत अमीर लोग भी सब कुछ गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रुकना नहीं जानते। वो हमेशा और ज्यादा के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये जो संतोष है, या कहें कि अपनी हद पहचानना, ये एक तरह का इमोशनल स्किल है, लॉजिकल नहीं। तो ये सब भावनाओं को संभालने की बात हुई। लेकिन फिर वो धीमी और लगातार बढ़त वाली बात, कंपाउंडिंग जिसे कहते हैं, वो कैसे फिट होती है? वो तो थोड़ा गणित जैसा लगता है। हाँ, गणित तो है, बिल्कुल है। लेकिन उसका जादू जो है ना, वो मनोविज्ञान में छिपा है। कंपाउंडिंग मतलब अपने मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना, जिससे पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। पर इसका असली फायदा उठाने के लिए क्या चाहिए? दशकों का धैर्य। और यहीं पर साइकोलॉजी आ जाती है। जल्दी अमीर बनने की चाहत, बाजार ऊपर नीचे होता है तो डर लगता है, ये सब चीजें हमें वो धैर्य रखने से रोकती हैं। इसलिए लगातार टिके रहना, छोटे छोटे कदम उठाते रहना, ये गणितीय फायदे से ज्यादा एक, आप कह सकते, व्यावहारिक चुनौती है। समझ गई। तो ये धैर्य और संतोष ये रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल और उठता है, हम ये पैसा जमा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर वो पर्सनल वैल्यूज, व्यक्तिगत मूल्यों की बात आती है ना? किताब कहती है कि दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी के लिए पैसा कमाओ। सही पकड़ा, बिल्कुल। हाउसहोल का एक बहुत अहम विचार यह है कि पैसे की सबसे बड़ी कीमत वो चीजें नहीं जो हम उससे खरीदते हैं, बल्कि वो नियंत्रण है, वो कंट्रोल है जो वो हमें अपने समय और अपनी जिंदगी पर देता है। क्या हम दूसरों को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए बचत और निवेश कर रहे हैं? ये चुनाव जो है, ये गहरे व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़ा है। असली दौलत शायद यही है कि आप सुबह उठकर ये तय कर सकें कि आज आपको क्या करना है, बिना किसी मजबूरी के। और यहीं पर शायद वो आखिरी बात भी जुड़ती है कि हर किसी का सफर अलग होता है। अक्सर हम दूसरों को देखते हैं, उनके निवेश के तरीकों की नकल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये खतरनाक हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम दूसरों की पूरी कहानी नहीं जानते। उनके लक्ष्य क्या हैं, वो कितना रिस्क ले सकते हैं, उनके अपने हालात क्या हैं। किसी और की स्ट्रैटेजी, चाहे वो कितनी भी सफल क्यों ना लगे, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल गलत हो। हॉजल इसी पर जोर देते हैं कि अपने फैसले अपनी जरूरतों, अपने लक्ष्यों और अपने हालात के हिसाब से लेने चाहिए, किसी और की देखा देखी में नहीं। तो कुल मिला के इन सारे विचारों का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता जो है वो गणितीय कम और भावनात्मक ज्यादा है ना? ये सिर्फ कमाने या बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि हम उसे देखते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं, उसके बारे में ज्यादा है। बिल्कुल, और शायद यही चीज इसे इतना कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बनाती है। अगर ये सिर्फ लॉजिक और मैथ्स होता तो शायद आर्थिक फैसले लेना इतना मुश्किल होता ही नहीं। हमारी उम्मीदें, हमारे डर, हमारा धैर्य या उसकी कमी, हमारा संतोष या उसका ना होना, ये सब मिलकर हमारी फाइनेंशियल कहानी लिखते हैं। कि किसी पैसे से जुड़े फैसले को याद करें, क्या वो पूरी तरह तार्किक था, या उसमें भावनाओं का, शायद डर का, लालच का, या किसी और की जिंदगी से तुलना का भी कुछ हाथ था? इस पर सोचने से शायद अपने पैसे से जुड़े बर्ताव को बेहतर समझने में मदद मिले।